नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई डरावनी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रात के करीब 1 बज रहे थे। नितिन की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह चलती हुई ट्रेन से बाहर अपनी मंजिल के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बेचैनी देख पास बैठे सहयात्री ने पूछा, क्या बात है बरखुरदार, कुछ परेशान दिख रहे हो? जी वो पहली बार घर से दूर नौकरी के लिए जा रहा हूं ना। अच्छा, कहाँ जाना है तुम्हें? जी मैं रतनगढ़ में ज्वाइनिंग लेनी है, बस कुछ ही देर में वो आने वाला है, इसीलिए जाग रहा हूं। उसकी बात सुनकर उसके सहयात्री के चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, रात में वहां जाना ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ, कल सुबह रतनगढ़ चले जाना है। इस वक्त वहां पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। मगर ऐसा क्यों? उसका जवाब तो तुम्हें वहां रहते हुए मिल जाएगा, मगर मेरी बात मानो तो अगले स्टेशन पर ही उतर जाना। ये कहते हुए वो सहयात्री सो गया, मगर नितिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रतनगढ़ स्टेशन पर ही उतर गया। मगर उस ट्रेन से रतनगढ़ में उतरने वाला वो अकेला व्यक्ति था। वो हैरानी से पूरे प्लेटफार्म को देखने लगा और उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। हल्के हल्के अंधेरे में वो अपनी मंजिल सारा भाई रेस्ट हाउस पहुंचने के लिए कोई साधन ढूंढने लगा, मगर कोई भी साधन नहीं मिला। अब तो गूगल देवता का ही भरोसा है, मैप पर सारा भाई रेस्ट हाउस डाल देता हूं और उसी के भरोसे आगे बढ़ता हूं। नितिन ने मोबाइल में अपनी लोकेशन से सारा भाई रेस्ट हाउस की तरफ पढ़ने लगा। रेलवे स्टेशन बस्ती से थोड़ा सा दूर था और सड़क की दोनों तरफ घने पेड़ थे। पतले से रास्ते से वह आगे बढ़ने लगा। नितिन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी पासी के पेड़ पर 2 हरी हरी आंखें बल्ब की तरह जगमगा लगी। नितिन ने जैसे ही उस रोशनी की तरफ देखा, उस रोशनी से एक भयानक साया निकलकर नितिन के सामने आया और अजीब सी आवाज निकालते हुए उस साए ने नितिन को बचने का एक भी मौका नहीं दिया और वो उस पर टूट पड़ा। उसकी चीख से पूरा जंगल सहम गया। अगली सुबह नितिन की लाश पहचानने लायक नहीं बची। पिछले 3 सालों में इस रास्ते से यह 8वीं मौत है। मौत का ऐसा दर्दनाक खेल मैंने अपनी 25 साल की नौकरी में कभी नहीं देखा। कोई जानवर या इंसान इतना वैशी कैसे हो सकता है? सर, आपको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। यह कोई इंसान या जानवर का काम नहीं है, बल्कि कोई शैतान है। पढ़े लिखे होकर यह बेवकूफ गवार जैसी बातें करते हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गांव में जाकर पता करो कि यह कौन था। हवालदार को इंस्ट्रक्शन देने के बाद इंस्पेक्टर खुद उस केस की जांच पड़ताल में जुट गया। दूसरी तरफ जिस फैक्ट्री में नितिन ज्वाइनिंग लेने के लिए जाने वाला था, उसका मालिक बहुत परेशान हो रहा था। यह सब क्या चल रहा है? यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सर, हमारे बहुत कोशिश करने के बाद वहां के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया था, वह भी मारे जा चुके हैं। अब तो हमारी फैक्ट्री पर काम करने के लिए कोई मजदूर तक भी तैयार नहीं है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि इन सब घटना के पीछे आखिर किसका हाथ है। शायद कोई हमारा राइवल ही होगा जो यह नहीं चाहता कि हमारी फैक्ट्री का काम आराम से चल सके। अब मैं खुद वहां जाकर पूरे हालात का जायजा लूंगा। राम, भरोसे से कह दो, कुछ ही देर में हम लोग रतनगढ़ के लिए निकलेंगे। सर, यदि सच में कोई नहीं चाहता कि हमारी फैक्ट्री का काम सुचारू रूप से चले तो हो सकता है कि आपकी भी जान को खतरा हो। आप मत जाइए। पिछले 1 साल से हमारी फैक्ट्री का काम बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अब और नहीं, मैं खुद जाऊंगा। उस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर सिन्हा खुद ही अपनी कार लेकर रतनगढ़ की तरफ निकल गए। रात के करीब 2 बजे वो लोग रतनगढ़ पहुंचे। पूरा गांव सुनसान था। उन्होंने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं दी थी, इसलिए गेस्ट हाउस पर भी कोई मौजूद नहीं था। वह अपनी खुद की चाबी से गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चले गए। कपड़े चेंज करने के बाद वह पलंग पर लेटे ही थे कि उनके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और उसकी आवाज से उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने देखा कि खिड़की के पल्ले भी तेजी से हिल रहे थे। वो उठकर खिड़की बंद करने लगे तो उनकी चीख निकल गई। खिड़की पर ढेर सारे प्रेत उल्टे लटके हुए थे। किसी के आंख नहीं थी तो किसी के हाथ पैर, सब के सब बहुत डरावने लग रहे थे। वह सब गुस्से में चिल्लाने लगे, चले जाओ यहां से। यह नजारा देख उसकी चीख निकल गई और वह नींद से जाग गया। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई और बगीचे में लेकर आ गया। गर्मी का दिन था तो सुबह ही अच्छी खासी रोशनी आसमान में छाने लगी। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या के लिए घरों से बाहर निकले तो सभी मिस्टर सिन्हा को देख हैरान हो गए।
गांव के लोगों ने मिस्टर सिन्हा से पूछा, आप कब आए, आपके आने की कोई खबर भी नहीं मिली। मिस्टर सिन्हा ने कहा, बस फैक्ट्री के कामकाज को देखने के लिए आया हूं, आप बताइए कैसे हैं आप सभी। मालिक, गांव धीरे धीरे खाली हो गया है, बस कुछ ही लोग बचे हैं, अब वे भी रात होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते, ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे अच्छे भले गांव को। आप इस गांव के सरपंच होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको तो इस गांव की समस्या का हल सोचना चाहिए। मालिक, जिंदा रहे तो इंसान कुछ करने के बारे में सोच भी सकता है, आप चाहे तो इस बात को माने या ना माने, मगर मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा कि शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलिए। ये कहते हुए वे लोग वहां से चले गए। मिस्टर सिन्हा का दिन भी अपनी फैक्ट्री के विजिट में चला गया। शाम को पूरा गांव वीरान था, गलियों में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैड उसके लिए खाना बनाकर चली गई थी। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और फिर गार्डन में आकर बैठ गया। कब उसकी नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। रात के 2 बजे कुछ बच्चों की आवाज से उसकी नींद खुली तो बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वह उन बच्चों की आवाज से सम्मोहित होकर उन लोगों के बीच पहुंच गया। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सिन्हा की आवाज सुनकर सभी बच्चे उसके आसपास गोला बनाकर घूमने लगे और अगले ही पल वो सब सड़ी गली लाशों में बदल चुके थे। हम उस फैक्ट्री को नहीं चलने देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर रहे हैं, पर तुम चले जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वह सारी लाशें वहां से गायब हो गई। मिस्टर सिन्हा ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। वे पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली वो अपने पलंग पर लेटे थे। जो कुछ भी मैंने अभी देखा वो सपना था या हकीकत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि हकीकत में तो मैं बगीचे से अपने कमरे में कैसे आ गया? वो लोग कौन थे? मिस्टर सिन्हा के पास बहुत सारे सवाल थे पर उनका जवाब किसी के पास नहीं था। अब मैं कल ही गांव वालों से सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। अगली सुबह जब मिस्टर सिन्हा ने अपने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सच्चाई बताने के लिए कहा तो सभी लोग सरपंच की ओर देखने लगे। इस समस्या का कोई ना कोई तो हल ढूंढना ही होगा। तो मालिक को सच्चाई बता दो, हो सकता है कि वही कोई हल ढूंढ ले। मालिक, गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर कुछ मंचले लड़कों ने ऐसे फैक्ट्री में से कुछ केमिकल्स चुरा कर ले आए और रात को सिलेंडर को गांव के बीचों बीच लाकर खोल दिया। वह जहरीली गैस से बुजुर्ग और बच्चे दोनों मारे गए। जवान लोगों की हालत खराब हो गई। आज भी रात को उन बुजुर्गों और बच्चों की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है। वे आत्माएं अपना बदला लेने के लिए, जो कोई भी फैक्ट्री के भलाई के लिए कार्य करता है उसे अपना शिकार बनाती है। जब तक उन लड़कों को सजा नहीं मिलेगी यह आत्माएं शांत नहीं होगी। आप लोगों ने उन लड़कों को कानून के जरिए सजा देने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। 3 लड़कों की तो उसी रात मौत हो गई थी और जो 2 लड़के बचे थे वो पिछले 8 सालों से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ नहीं किया। मैं कल ही अपने गुरुजी को बुलाऊंगा। अगली सुबह गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ रतनगढ़ आ गए। उन्होंने फैक्ट्री के भीतर ही कुछ पूजा पाठ किया और सारी आत्माएं उनके आसपास मंडराने लगी। यह फैक्ट्री तुम्हारी मौत का कारण था, अब इसी के तहखाने में तुम्हें हमेशा के लिए जगह देता हूं। ये कहते हुए उन्होंने कुछ मंत्र जाप किए और सारी आत्माएं एक कलश के भीतर समा गई। उन्होंने उस कलश को तहखाने की दीवार में चुन दिया। अब फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, कोई रुकावट नहीं थी। मगर समय के साथ साथ वो फैक्ट्री पुरानी हो गई थी। उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को जब गिराया गया तो उसके तने में रखा वो कलश टूट गया और सारी आत्माएं आजाद हो गई। आज भी रतनगढ़ में उन आत्माओं का खूनी खेल चालू है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।